वेलकम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम पिटी वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Vivo S1 को। अब इस मोबाइल फोन का रिव्यू लेट होने के पीछे दो रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी कि जब बात आती है ना स्टाइल की, तो मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स वाला बंदा हूँ, मुझे नंबर्स में पसंद आता है। इतने मेगापिक्सल कैमरा, इतना रैम, इतना सब कुछ। तो जब स्टाइल और डिज़ाइन की बात आ जाती है तो मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। इस मोबाइल फ़ोन के रिव्यू के अंदर कुछ ओपिनियंस आपको मेरे देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ ओपिनियंस ऐसे हैं जो कि मैंने डिफरेंट लोगों से लिए हैं। यानी कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन को अपने इर्द गिर्द लोगों को दिखाया और उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश की है। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो ओपिनियन है वो इतना ज़्यादा पोलराइज हो जाता है कि आप दूसरों के ओपिनियंस लेते हैं तो वो ज़रा बेटर हो जाता है। अब Vivo S1 जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है 50,000 के प्राइस टैग के अंदर, और Vivo वाले इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं कि इसकी प्राइस 49,999 है। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि Vivo एक ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट के अंदर अपनी प्राइस को एनफोर्स नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि ये मोबाइल फ़ोन अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये आपको उस प्राइस टैग से कम में मिलेगा। ऑब्वियसली अब हर दुकानदार का डिफरेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से 46-47,000 के अंदर ये मोबाइल फ़ोन आपको बड़ी आसानी से पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप वो प्राइस टैग खर्चते हैं और इस मोबाइल फ़ोन को खरीदते हैं तो क्या ये मोबाइल फ़ोन उस प्राइस टैग के काबिल है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के रिलेटेड। और जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन की, तो इस दफ़ा Vivo ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये उन कुछ हैंडसेट्स में से है जहां पर अगर कलर का डिफरेंस किया गया है तो डिज़ाइन के अंदर भी डिफरेंस किया गया है। इस मोबाइल फ़ोन के दो कलर्स आते हैं। ये ब्लैक कलर है जो कि देखने में काफ़ी हद तक डार्क ब्लू लगता है और इसके अंदर आपको ये डायमंड पैटर्न देखने को मिल जाता है। जबकि इसके अलावा भी आपको एक कलर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हद तक आपको सिल्क वाला लुक प्रोवाइड करता है और उसके अंदर ये डायमंड पैटर्न नहीं है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉर्मली जब कंपनीज डिफरेंट कलर्स कर रही होती हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर डिज़ाइन सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, लेकिन सिर्फ कलर को चेंज किया जाता है। तो इस दफ़ा Vivo ने ये किया है कि दो डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले हैं जिनमें कलर और डिज़ाइन हर चीज़ चेंज की गई है। यहाँ पर आपको गोल्ड एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी पोर्ट्स मिल जाती हैं। हेडफोन जैक यहाँ पर मौजूद है। आपको डाउनवर्ड फायरिंग सिंगल स्पीकर मिल जाता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है, जिसके अंदर बाय द वे आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। और ये 256 GB तक जो मेमोरी कार्ड है उसे सपोर्ट करता है। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादातर लोग इस स्लॉट को यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है सेलफोन की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। फ्रंट साइड पर आपको एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये जो डिस्प्ले है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर ब्रांड्स की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सैमसंग ही है दूसरा ब्रांड जो कि इस प्राइस टैग में आपको सुपर एमोलेड दे रहा है। तो उस हिसाब से ये जो फ़ोन है काफ़ी यूनिक पोजीशन में आ जाता है। और इसके अंदर एमोलेड लगाने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको स्क्रीन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये सुपर एमोलेड है तो यहाँ पर आपको उसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन वाला डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी यूनिक है। एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि इसके फ्रंट साइड पर आपको ये नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब ये नॉच बहुत छोटी है अगर इसको आप दूसरे फ़ोन से कंपेयर करते हैं, लेकिन इस प्राइस टैग में कुछ फ़ोन्स पॉपअप कैमरा के साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर उलमा का इख्तलाफ है। अगर आपको पॉपअप कैमरा पसंद है तो शायद आपको ये नॉच पसंद ना आए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पॉपअप कैमरा ख़राब हो जाएगा तो भाई ये जो नॉच है मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में सबसे छोटी नॉच है और देखने में भी ज़्यादा ऑब्ट्रूसिव नहीं लगती। एज फार एज द इंटरनल्स आर कंसर्न, तो वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा यूनिक स्पॉट में आ जाता है क्योंकि 50,000 की रेंज में ये उन कुछ फ़ोन्स में है जहाँ पर आपको 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी रैम और काफ़ी इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक एस्पेक्ट ये भी है कि इसके अंदर लगाया गया जो चिपसेट है वो एक लेटेस्ट चिपसेट है और इससे पहले हमने ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर उसको टेस्ट आउट नहीं किया। ये मीडियाटेक का हीलियो P65 का चिपसेट है और इस चिपसेट को मैं 3 से 4 दिन तक टेस्ट करता रहा हूँ और उसके बाद ही मैं आपको इसके रिलेटेड अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करना चाहूँगा। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि अगर आप मीडियाटेक हीलियो P65 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी जो CPU परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंसेन है। इनफैक्ट अगर आप इसको स्नैपड्रैगन 660 से कंपेयर करते हैं तो CPU परफॉर्मेंस के अंदर ये स्नैपड्रैगन 660 को भी बीट कर देता है। इनफैक्ट 710 जो कि लेटेस्ट चिपसेट है
ये उसको भी CPU परफॉर्मेंस के अंदर बीट कर देता है। लेकिन अगर आप इसको लेके जाएंगे GPU वाली साइड पर, तो वहाँ पर मीडियाटेक ने थोड़ी सी डंडी मारी है और उसकी वजह से जो GPU परफॉर्मेंस है वो उन प्रोसेसर्स के साथ आराम से नहीं आ सकती। एज़ फार एज नॉर्मल यूजेज और गेमिंग का कंसर्न है लोगों का, तो भाई यहाँ पर आपको डे टू डे परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी किस्म का कोई लैग नहीं आने वाला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अगर इस फ़ोन को परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक वही एक्सपीरियंस, वही स्मूथनेस मिलेगी जो कि आप किसी हायर एंड फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे हिसाब से उसके लिए ये जो चिपसेट है काफ़ी हद तक एम्पल अमाउंट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देता है। जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो इंटरेस्टिंगली गेमिंग के अंदर भी मुझे इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने इसके ऊपर पबजी को रन किया। पबजी बाय डिफ़ॉल्ट तो हाई सेटिंग पर नहीं गई, लेकिन आपके पास हाई सेटिंग की ऑप्शन मौजूद होती है और अगर आप इसको हाई सेटिंग पे कर देते हैं तो आपको किसी किस्म का भी कोई लैग नहीं आता। और मेरे हिसाब से पबजी ही वो बेंचमार्क है जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए कंसर्न का फैक्टर बनता है। तो अगर आप गेमर हैं, ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। एस फार 9 भी मैंने इसके ऊपर ट्राई आउट किया, आपको किसी किस्म का कोई लैग नहीं आता। यहाँ पर मैं ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि कुछ और सेलफोन्स हैं इस प्राइस टैग में जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप ऑन पेपर देखते हैं। लेकिन क्योंकि रेगुलर एक्सपीरियंस के अंदर अभी ये मोबाइल फ़ोन भी हाई सेटिंग पर पबजी चला रहा है, तो शायद उन मोबाइल फ़ोन का एडवांटेज आपको फ्यूचर में कहीं पर हो। अभी के लिए आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल मिलने वाला है। इस मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है। ये मोबाइल फोन काफ़ी स्टडी फील होता है, लेकिन इसकी जो बिल्ड है वो मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक बिल्ड का फ़ायदा ये है कि अगर ये मोबाइल फ़ोन गिरता है तो टूटेगा नहीं। नुकसान ये है कि अगर आप इसके ऊपर केस नहीं चढ़ाते तो ये आसानी से स्क्रैच हो सकता है और ग्लास बैग जो होती है उसके स्क्रैचेस जो हैं वो आसानी से शो नहीं होते। तो ये एक किस्म की प्रेफरेंस की बात आ जाती है कि आपको प्लास्टिक पसंद है या ग्लास पसंद है। अगर आप केस के बगैर इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्रैंकली इस फ़ोन को केस के साथ ही यूज़ करें। बॉक्स में केस आता है, अगर आप केस के बगैर यूज़ करेंगे तो स्क्रैचेस का मसला आ सकता है। फ्रंट पर स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है तो फ्रंट साइड पर इशू नहीं आएगा। अब वीवो दुनिया का पहला ब्रांड था जिसने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी भी तेज़ नहीं हो पाएंगे, लेकिन इस फ़ोन के अंदर वीवो ने अपना 6th जनरेशन का फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया है। यानी कि इस स्कैनर को 6 बार डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर इंप्रूव किया गया है और उसके बाद ये फाइनली जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है हमारे सामने आया है। और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मैं कह सकता हूं कि अब तक जितने भी मैंने फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर्स इन डिस्प्ले वाले यूज़ किए हैं उनमें टॉप 2 के अंदर तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। जहाँ तक बात है बायोमेट्रिक्स की, तो जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो मौजूद ही है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर फेस ID भी मिल जाती है और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो फेस ID जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये 3D नहीं है तो उतनी सिक्योर नहीं रहती। अच्छी चीज़ ये है कि वीवो ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनको इंटीग्रेट इस तरह किया हुआ है कि अगर आप फेस ID को यूज़ करते हैं और इसको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ कंबाइन कर देते हैं तो होगा ये कि जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी फिंगर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेस ID को भी ऑन कर देगा और जिस भी तरीके से आपका मोबाइल फोन पहले अनलॉक हो सकेगा आपके मोबाइल फोन को अनलॉक कर दिया जाएगा और इससे जो स्पीड है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। इस मोबाइल फोन की अब कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा वाली साइड पर भी इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई है। फ्रंट साइड पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि फ्रैंकली बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप वीडियो साइड की बात करते हैं तो पहले फ्रंट की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और इस मोबाइल फोन का मतलब ये है कि Vivo S1 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। ऑडियो भी आप इसी कैमरा की सुन रहे हैं और जो मैंने लाइटिंग कंडीशन है वो भी चेंज नहीं की। अब मुझे आपने कमेंट से बताना है कि ओवरऑल आपको रिजल्ट कैसा लगा है और आपको जो मेन कैमरा है उसमें और मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में कितना डिफरेंस आया है। फ्रंट कैमरा में वीडियो मोड के अंदर आपको फिल्टर्स की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप उसको ऑन करते हैं तो आपको सिर्फ 720p के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और अगर आप उसको ऑफ कर देते हैं तो फ्रंट कैमरा फुल HD रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड करता है। अब Vivo कुछ टाइम पहले फ्रंट कैमरा के अंदर 4K की सपोर्ट भी दिया करती थी और मैं डेफिनेटली सोच सकता हूं कि Vivo ने शायद उसको सिर्फ इसलिए बंद कर दिया हो कि ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे और 1080p भी जो है वो सेल्फी कैमरा के लिए मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो कैपेबिलिटी की, तो यहाँ पर आपको जो इंटरफेस देखने को मिलता है वो टिपिकल Vivo इंटरफेस है और जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक वैसे ही हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और ये जो कैमरा है ये आपको बहुत ज़्यादा पंची कलर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको नेचुरल लुक पसंद आती है ये थोड़े से ज़्यादा कलर्स इंक्लूड करता है और आपको यहाँ पर HDR भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फ्रैंकली मैंने HDR को ऑन और ऑफ करके देखा है।
अच्छी लाइटिंग के अंदर वो थोड़ा बहुत बेहतर काम करता है, लेकिन उसके अलावा HDR ज़्यादा फर्क नहीं डाल रहा होता। जो पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी है वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एज डिटेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसके अलावा जो बैकलाइट HDR है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप सूरज में तस्वीर खींच रहे हैं या सूरज आपके बैक साइड पे है, वो भी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। और अगर आप लो लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मुझे इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो मुझे फ्रंट कैमरा से किसी भी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आप एक सेल्फी कैमरा लेना चाहते हैं और आपको सेल्फीज़ का शौक है तो आई गेस ये जो कैमरा है आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। बस ब्यूटी मोड को ऑन ना करिएगा वरना अजीब शक्ल हो जाएगी। बैक कैमरा सेटअप की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपका मेन कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा क्वालिटी की, तो जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। आपको डिटेल और डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नॉइज़ है, अगर आप जूम इन करेंगे तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो नॉइज़ है वो कलर्स के अंदर आ रही होती है, और शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि वीवो आर्टिफिशियली भी जो कलर्स है उसको एनहांस कर रही होती है, और जब कलर्स एनहांस होते हैं तो उस पॉइंट पर आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ देखने को मिलती है अगर आप इमेज को ज़्यादा जूम इन करते हैं। जहाँ तक बात है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, तो ये उन कुछ फ़ोन्स के अंदर है जहाँ पर नॉर्मल कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के जो कलर्स हैं वो अच्छी तरह से मैच करते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को ओपन करते हैं तो वो डिफरेंट ही सीन बन जाता है, कलर्स ख़राब हो जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसका रिजल्ट भी मुझे पसंद आया है, और उसके अंदर भी जो डिटेल है वो 8 मेगापिक्सल के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट नहीं लेनी तो आप मेन कैमरा का यूज़ करें, वो आपको बहुत बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको पोर्ट्रेट इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि इस डेप्थ सेंसर का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब ये है कि फ्रंट कैमरा की निस्बत आपको बेहतर पोर्ट्रेट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर जो फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट थी वो ज़्यादा पसंद आई है। शायद उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप सेल्फी ले रहे होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर आप मौजूद होते हैं, जबकि अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो इंसान किसी भी पॉइंट पे खड़ा होता है, और शायद वही डिफरेंस है जिसकी वजह से जो बैक पोर्ट्रेट है वो मुझे फ्रंट की निस्बत ज़रा कम क्वालिटी की लगी है। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है वो वाइड एंगल कैमरा में काम नहीं करता, तो वो एक और बमर है। बिकॉज मुझे ये उम्मीद थी कि ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर दिया गया है। लेकिन डेप्थ सेंसर का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल आपको अपर्चर मोड में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पोर्ट्रेट बोके मिलती है, और इसके अंदर आप इंसानों के अलावा भी चीज़ों पे पोर्ट्रेट बोके इफेक्ट हासिल कर सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अगर आपको आर्टिस्टिक शॉट्स का शौक है तो आप बड़ी आसानी से इसका पोर्ट्रेट मोड और बोके इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो साइड की बात करते हैं तो वीडियो साइड के ऊपर भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 4K की जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलती है। एंड आई वाज सीरियसली एक्सपेक्टिंग कि बैक कैमरा में तो 4K अवेलेबल होगी, क्योंकि इस प्राइस टैग में ज़्यादातर फोन्स जो हैं वो आपको 4K की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन 1080p में आपकी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता है। एक सेविंग ग्रेस काफ़ी हद तक ये बन जाती है कि यहाँ पर जो स्लो मोशन है वो अवेलेबल है, तो आप स्लो मोशन वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी के अंदर जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, जो डिटेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ओवरऑल इस प्राइस टैग के हिसाब से मैं वीडियो को काफ़ी हद तक पास आउट कर सकता हूँ। इमेज स्टेबलाइजेशन मुझे वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिली, तो वो एक बमर है, डेफिनेटली है। लेकिन उसके अलावा अगर आप वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर आप बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो फोकस का जो इशू है वो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अदर देन दैट वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके अलावा वीडियो मोड के अंदर फन वीडियो की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हैं, बर्निंग और हार्ट वाले इमोजीज चला सकते हैं। काफ़ी हद तक जो टिकटॉक वाले काम होते हैं ना वो कर सकते हैं। तो अगर आपको उन चीज़ों का शौक है, यहाँ पर आपको बिल्ट इन कैमरा ऐप में वो ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन के बाकी फीचर्स को डिस्कस करने से पहले मैं इस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको फन टच OS 9 देखने को मिल जाती है, जो कि एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेज की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंजीनियर था जो कि किसी टाइम में एप्पल में काम किया करता था, उसके बाद उसे एप्पल से निकाल दिया गया और उसने आके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो वो जो डिज़ाइनिंग है एप्पल वाली डिज़ाइनिंग, वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली फील होती है, लेकिन उसके ऊपर वीवो ने अपने भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स डाले हैं। तो अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको शायद ऐसा लगे कि आप एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप फीचर्स में जाना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंट किस्म के फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डार्क मोड भी अवेलेबल
है क्योंकि एंड्रॉयड 9 पाई बेस्ड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि वीवो के दूसरे फ़ोन्स के ऊपर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर साइड पर आपको जो भी असिस्टेंट का बटन मिलता है जो कि पाकिस्तान के अंदर गूगल असिस्टेंट को कॉल कर देता है, और कैमरा में भी आपको इमेज रिकॉग्नाइजर मिल जाता है जिसको अगर आप किसी चीज़ के सामने करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि जिस चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं वो कौन सी चीज़ है, और ये काफ़ी नीट किस्म का फीचर यहाँ पर मौजूद है। बैटरी लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। मीडियाटेक हीलियो P65 भी एक अच्छी चिपसेट है, बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करती, और 2 दिन का या 2.5 दिन का बैटरी बैकअप आप इस मोबाइल फ़ोन से बड़ी आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इंटरनेट का बहुत यूज़ करता है, कैमरा का बहुत यूज़ करता है और देखने में एक खूबसूरत फ़ोन चाहिए, तो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए एक स्मार्ट बैट हो सकती है। अच्छी बैटरी लाइफ के साथ यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है जो कि 18 वाट के ऊपर काम करती है। अब 18 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो सबसे फास्टेस्ट तो नहीं है, लेकिन 2 वाट का फ़र्क है बाकी कंपनीज़ के निस्बत जो कि इस प्राइस टैग में आ रही हैं। कुछ कंपनीज़ 18 ही दे रही हैं, कुछ 20 पे जा रही हैं, और हवावे की अगर आप बात करते हैं तो वो 22 वाट पे भी जा रही है P30 लाइट के साथ, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इनकी फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं, वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि भाई इसके साथ कोई भी तार लग सकती है, तो इसके लिए आपको कोई खास तार की ज़रूरत नहीं है। चार्जर जो है वो आपको ड्यूल इंजन वाला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन तार आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा एडवांटेज है। वरना नॉर्मली कंपनीज़ की अगर ओरिजिनल तार ख़राब हो जाए तो उसके बाद फास्ट चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलती। वीडियो की कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले मैं एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि भाई मैंने इसको बगैर केस के इस्तेमाल किया था और 3-4 स्क्रैचेस मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, तो अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं काइंडली इसको केस के साथ करिएगा। जहाँ तक बात है इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियंस की, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 50,000 की रेंज में फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको पॉपअप कैमरा चाहिए तो V15 Pro भी अवेलेबल है। उसके अलावा हवावे की तरफ से कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इससे काफ़ी कम में आपको पॉपअप कैमरा दे रही हैं, तो अगर आपको पॉपअप कैमरा वाला जुनून है आप किसी और तरफ जा सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन और किसी भी एस्पेक्ट में ज़रा पीछे जाता हो। इसके अलावा अगर आप गेमर हैं तो आपके पास कुछ और ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उस फ़ोन को परचेस कर लेते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वीवो एक वेल नोन ब्रांड है। और अगर आप दूसरी साइड पे बात करते हैं रियलमी की या फिर पोको F1 की, तो वो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका फ़ोन आप खरीदेंगे आपको परफॉर्मेंस कमाल मिलेगी, लेकिन जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस और वैल्यू नहीं रहती। तो डिसाइड आपने खुद करना है, मैंने आपको बता दिया है कि ये फ़ोन कैसा है। मुझे कमेंट में आपने बताना है कि आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी सेल फोन के रिलेटेड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।